बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और इसका पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 24 का पार्ट 24 और ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने 3 प्रॉब्लम्स की थी और अब इस पार्ट के अंदर हम चौथी प्रॉब्लम करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए। लेक्चर को नो है, लेक्चर तो नहीं है, तो न्यूमेरिकल्स हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो न्यूमेरिकल्स मेरे साथ सॉल्व करें। ठीक है भाई। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, कमेंट में बच्चे पूछ भी रहे थे सर पिछली वीडियोस, भाई पिछली वीडियोस सारी, अगर पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें लिंक शो हो जाएगा। अगला पार्ट देखना है इसका तो इसी स्क्रीन पर आपको इस वीडियो के लास्ट में अगला पार्ट शो हो जाएगा। और पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो भाई इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है आपको। रटना नहीं, समझना है। उस पर आप क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी सारी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करें। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट के अंदर पिछली सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक की। ठीक है भाई। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको वहाँ नज़र आ रही होगी। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है वो बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पूरी की पूरी बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। ठीक है। प्लस उसके अंदर अगर आप नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर अगर आपको लगता है आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप है तो उसमें एक वीडियो है ग्रैंड टेस्ट के नाम से या प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखें, वहाँ पर सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मैंने एक वीडियो में इकट्ठे कर दिए। IUPAC भी कॉमन सब एक जगह इकट्ठे कर दिए उस एक ही वीडियो के अंदर। वो टेस्ट है, ठीक है, वो टेस्ट है, उसी में मैंने उसके सॉल्यूशंस भी दिए। तो वो वीडियो देखें, अटेम्प्ट करें, पता लग जाएगा आपको कितने पानी में आप। ठीक है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स बना के अपलोड कर चुका हूँ। मैट्रिक पाकिस्तानी स्टडी चल रही है, चैप्टर नंबर 5 पे हैं और इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएंगी वहाँ पर। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास चौथी प्रॉब्लम जो है, चौथी प्रॉब्लम, इसको समझने ज़रा आपसे क्या रहा है। आपसे स्पीड पूछ रहा है पार्टिकल की। एट वॉट स्पीड इज़ पार्टिकल मूविंग इफ़ द मास इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। अब वो मास आपको नहीं बता रहा। देखें आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है स्पीड बता दीजिए पार्टिकल की। अच्छा, मास कितना है? बोल रहा है मास नहीं बताएगा आपको। बोल रहा है मास जो है, मास को किस तरह बता रहा है? मास बोल रहा है मास जो है बराबर है 3 टाइम्स ऑफ इस रेस्ट मास। अब ये 2 किस्म के मास हैं, एक हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास होता है और दूसरा हमारे पास प्रॉपर मास होता है। ये 2 ही चीज़ें चल रही हैं ना। टाइम डायलेशन को हमने देखा, उसके अंदर टाइम, रिलेटिविस्टिक टाइम, प्रॉपर टाइम। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को हमने देखा, उसमें रिलेटिविस्टिक लेंथ, प्रॉपर लेंथ। ठीक है। एनर्जी को हमने देखा, उसमें रिलेटिविस्टिक एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी। और उसके बाद हमने क्या देखा? मास जो है वो रिलेटिविस्टिक मास और प्रॉपर मास। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो रिलेटिविस्टिक मास है वो प्रॉपर मास का, रेस्ट मास का मतलब प्रॉपर मास, देख रहे हैं ना आप, ये आपको नज़र आ रही होगी प्रॉब्लम सामने। तो प्रॉपर मास का 3 टाइम्स है। अब प्रॉपर मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता है ये बात। प्रॉपर मास को हम नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर मास हो, प्रॉपर लेंथ हो, प्रॉपर टाइम हो, प्रॉपर एनर्जी हो, उसके साथ ये लग जाता है छोटा सा ये अंडा। तो बहरहाल अब ये बता देता हूँ। पहली बात ये है कि उसने डेटा में आपसे क्या बोला है, वेलोसिटी उसने आपसे पूछी है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर आपसे मास का बोल रहा है, रिलेटिविस्टिक मास होता है ये 3 टाइम्स ऑफ प्रॉपर मास। अब ये 3 टाइम्स का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय m और 3m ये बन जाएगा m0। ये जहन में रखिएगा, उसने आपको ये दिया है। मतलब फाइनली 3 टाइम्स ऑफ m का मतलब ये है 3 मल्टीप्लाई बाय m0, और इसको 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो रिलेटिविस्टिक मास है वो 3 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास के बराबर है। आप इसको रेस्ट मास कह लें या फिर आप इसको प्रॉपर मास कह लें। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो फार्मूला लगेगा। कौन सा? सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके फार्मूला लगेगा। यहाँ पर फार्मूला
पहली बात ये रहा हमारे पास मास जो है वो आपके बराबर है, ये हमारे पास आर जो आपको नज़र आ रहा है ये आर नहीं है, ये क्या है, ये गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये गामा है और ये एम नॉट। मतलब आपको रिलेटिविस्टिक मास अगर फाइंड आउट करना है तो रेस्ट मास या प्रॉपर मास को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस गामा से, और ये गामा क्या है, लॉरेंट्ज़ फैक्टर। और आपको पता है इस लॉरेंट्ज़ फैक्टर की वैल्यू है एक अलग। लॉरेंट्ज़ फैक्टर को अगर हम अलग से देखें तो यहाँ पर लॉरेंट्ज़ फैक्टर सिर्फ ये जो गामा है ये किसके बराबर है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पता है ना, इस बात को जहन में रखिएगा। तो गामा अगर इसके बराबर है तो फिर हम इसमें चेंज करके इस गामा की जगह पर इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम नॉट। ठीक है, गामा की जगह पे ये देखें मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि गामा और एम नॉट जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे तो ये एम नॉट जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये शक्ल आ जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें रिलेटिविस्टिक मास जो है वो आपका बराबर हो जाएगा एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये करने की ज़रूरत क्या थी, जब यहाँ पर हमारे पास ये मौजूद है सिस्टम सारा का सारा, तो ये करने की ज़रूरत क्या थी, सवाल ये पैदा होता है। हमारा टारगेट क्या है, उसने बोला वेलोसिटी बताइए पार्टिकल की, और उसने हमें रिलेटिविस्टिक मास भी नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह उसने बता दिया कि रेस्ट मास के 3 टाइम्स के बराबर है। अब हमें जो है वेलोसिटी कहाँ से फाइंड आउट करें, ये इस फॉर्मूले में जो हमें ये गामा नज़र आ रहा है इसमें ये रहा हमारा टारगेट वेलोसिटी वी स्क्वायर। अपने टारगेट पे नज़र रखें। ठीक है भाई, तो इसकी जगह पर ये देखें गामा की जगह पर ये आ गया 1 अपॉन ये, और ये यहाँ पर हम पहुँच गए। अब ये क्लियरली आपको ये नज़र आ रहा है। अब ये जानते हैं ये m जो है किसके बराबर है, ये रहा m, ये 3m0 के बराबर है। तो m की जगह पर क्या आ जाएगा, 3m0। बस यहाँ तक थी आपकी टेंशन, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब सिर्फ आपने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमाना फिराना है, रीअरेंज करना है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मैथमेटिकली जो हम देखते हैं ना, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन है ये, कोई भी एक साइड पे इक्वेशन की कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो सकती है, डिवाइड की फॉर्म में होगी तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो सकती है। आप इस m नॉट को देखें तो ये m नॉट 3 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, ये यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में आ सकता है। आप इस √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को देखें, ये यहाँ डिवाइड की फॉर्म में है पूरा का पूरा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ सकता है। तो मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन फिर ये एम नॉट। 3 को भी अगर मैं यहाँ 3 देखें मल्टीप्लाई की फॉर्म में, अगर 3 को भी मैं वहाँ ले जाऊँ तो कोई हर्ज नहीं है, ये 3 यहाँ आ गया। अब ये एम नॉट से एम नॉट जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1/3। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, टेंशन नहीं लें यार, मैं इसको सही कर देता हूँ। परेशान हो जाएंगे वरना फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं करता। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स हो जाएगी, छोड़ दें। आसान सा फॉर्मूला यहाँ पर ये है कि ये एम नॉट और ये एम नॉट कट जाएंगे एक दूसरे से बस। ठीक है, एम नॉट और एम नॉट जो है ये आपके कट जाएंगे, ये यहाँ 1 बच जाएगा, और ये 3 इज इक्वल टू हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई, डायरेक्ट कर दिए। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट है, इसका मसला अगर हल करना है तो स्क्वायर से होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर से 1 के ऊपर स्क्वायर लगेगा, उसका 1 तो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स्क्वायर इस रूट को काट देगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पिक्चर अभी बाकी है, अभी ज़रा सब्र करें। अभी हमारा टारगेट अकेला नहीं हुआ, ये वी स्क्वायर अकेला नहीं हुआ, अभी इसको करते हैं। ठीक है भाई,
अब यहाँ पर इस पूरे के पूरे को उठा के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर पूरे के पूरे को उठा के मैं यहाँ ला सकता हूँ 9 के साथ, और 9 को यहाँ ले जा सकता हूँ। ठीक है, कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ 1 माइनस, और 9 को यहाँ लेके आ रहा हूँ इसकी जगह पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। ठीक है भाई, ये हो गया। अब माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस पूरे के पूरे को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, और इस 1 अपॉन 9 को, जो कि प्लस का है ये 1 अपॉन 9, इस पूरे के पूरे को मैं यहाँ ले आऊँगा। तो क्या होगा, ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 9 जो प्लस का है यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है एलसीएम की है। एलसीएम अगर इसका लेंगे हम तो क्या बनेगा, 9 माइनस 1 और 8 अपॉन 9। ठीक है भाई, 8 अपॉन 9। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर है, इसको किससे काटेंगे, रूट से काटेंगे। तो रूट ले लें दोनों साइडों, टेक रूट ऑन बोथ साइड, टेक रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे रूट ले लीजिए। 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्यों रूट ले रहा हूँ, मुझे ये स्क्वायर ख़त्म करना है दोनों के ऊपर। तो ये कट गया, इसका इससे, और ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, v अपॉन सी बचा। यहाँ पर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये 8 अपॉन 9 है। ये जो 9 है ना, इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये 2 3 आ गए। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। तो इस 9 को मैं अगर यूँ लिख सकता हूँ 3 के ऊपर स्क्वायर, तो ये देखें ये 3 जो है इसके ऊपर जो स्क्वायर है, क्योंकि ये रूट जो है ये दोनों के ऊपर है, याद रखिएगा। रूट जो है 8 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी। जो 3 के ऊपर रूट है, ठीक है, अलग अलग करके लिख दूं, अब सही है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, 8 अपॉन 3, 8 अपॉन 3। ठीक है भाई, अब यहाँ 8 से आगे कहानी बन सकती है, ये 8 की भी कहानी बन सकती है। मैं आपको बताऊं, इसमें भी एक स्क्वायर निकल सकता है। इसमें भी एक स्क्वायर निकल सकता है 8 में भी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। एलसीएम ले लेते हैं 8 का, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 2 मिल गया आपको। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनमें से 2 2 जो हैं ये बनाएंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। अब इस 8 को देखना है, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी 2 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू वी अपॉन सी अपॉन नीचे क्या है 3। ये रूट दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है, 2 स्क्वायर के ऊपर भी है। तो ये 2 स्क्वायर के ऊपर जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, इसका रूट सिर्फ बच जाएगा। तो इसका जवाब आएगा ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। अब इस c को आप इसके साथ लें, c यहाँ पर डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा ये c अपॉन 3 इज इक्वल टू वी, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 और 3c। ये आपका वेलोसिटी आ गई। आपकी बुक में जो आंसर है वो मैंने निकाल दिया है।
ठीक है भाई, आपकी बुक में जो आंसर है वो मैंने, ये रिक्वायर्ड स्पीड है। ठीक है, 5वीं प्रॉब्लम की तरफ चलें। कुछ बच्चे कमेंट में करते हैं, सर इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते हैं, इतनी तफसील से ना बताएं ना, इतनी बेसिक बातें ना बताएं, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्यों फिजूल में इतना ये और वो। आज भी कल भी एक कमेंट आया, तो सुबह भी मैंने कमेंट वो देखा, मैंने फिर वही अपनी एक वीडियो जो मैंने बनाई थी उसका मैंने लिंक शेयर किया, उसके अंदर मैं बोला भाई डोंट वेस्ट योर टाइम है, आप अपना वक्त यहाँ बर्बाद ना करें। ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ एवरेज बच्चों के लिए। आप अगर एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, आप माशाल्लाह टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ से चले जाएँ। यूट्यूब के ऊपर ढेर सोल्यूशन पड़े इन वीडियोस के। ठीक है, 5-5 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, आप जाएं। आपसे कोई हाथ पैर थोड़ी ना जोड़ रहा भाई कि आप यहाँ पर आके अपना टाइम बर्बाद करें। आप मेहरबानी करें, ये आप जैसे बच्चों के लिए नहीं है। मुझे एवरेज बच्चे चाहिए, मैं भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं भी एवरेज रहा हूँ। मुझे एवरेज बच्चे चाहिए, वो क्लास के वो बच्चे जिनकी तरफ टीचर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिनको बेचारों को पता ही नहीं होता 19-20 चल के रही है, मुझे वो बच्चे चाहिए। ठीक है, आप मेहरबानी करें, यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं, आप वहाँ पढ़ लें जाके, 5-5 मिनट में आपके मसले हल हो जाएंगे। 5वीं प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 5वीं प्रॉब्लम की तरफ 5वीं प्रॉब्लम के अंदर आपसे बोल रहा है, इफ़ अ 4 kg ऑफ सब्सटेंस इज़ फुली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। 4 किलो वज़न है एक चीज़ का, ठीक है, वो बोल रहा है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं हम। ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बड़ा आसान सा है ये तो, इसमें तो कोई उसमें आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, बोल रहा है 4 किलो वज़न है। ठीक है, अगर इसका डेटा बनाएं हम तो आपको मास बता रहा है 4 kg है एक सब्सटेंस का। इसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी बनेगी। ठीक है भाई, सोल्यूशन की तरफ चलें इसके। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो हमें E=mc², ये वाली वैल्यू दी है, ये इक्वेशन जो दी है, ये इसी के लिए है। मास की कन्वर्जन एनर्जी, एनर्जी की कन्वर्जन मास। सिंपल, इसमें रिलेटिविस्टिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान में रखिएगा, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ एक आसान सी बात उसने बताई है कि आप मास को एनर्जी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेटिविस्टिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे पास दो कैटेगरी हमने देखी थी ना, चारों चीज़ों की। लेंथ की भी 2 कैटेगरी देखी थी, मास की भी, याद है ना, प्रॉपर मास और रिलेटिविस्टिक मास, प्रॉपर लेंथ, रिलेटिविस्टिक लेंथ। हाँ, तो गड़बड़ मत कीजिएगा, यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। ये तो सिंपल उसने बोला है 4 किलो वज़न है, एनर्जी में कितना होगा, तो ये इक्वेशन लग जाएगी इसके लिए। ठीक है, और यहाँ पर मास की जगह पर 4 आ जाएगा, और c², ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸, ये स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, और ये 8 2 ज़ा 16, कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू, अब ये 4 9 ज़ा 36 होगा ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा, चलो बता देता हूँ यार, मैनुअली भी पता होना चाहिए। 4 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आपने 36। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पे होता है, बेसिक्स चीज़ है, पॉइंट का पता होना चाहिए। पॉइंट इस जगह पर है हमेशा, ये रहा। आप इस पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आएंगे, 3.6 हो जाएगा ये, क्योंकि एक डिजिट क्रॉस किया है इस पॉइंट ने, और राइट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया, तो ये 16 है, इसके साथ ये 16 + 1 की पावर का इजाफा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से 17, जो कि आपकी बुक का जवाब भी है। यही जवाब है ना, तो ये आपने एनर्जी फाइंड आउट कर ली। ठीक हो गया भाई, एनर्जी का यूनिट जूल्स है, जूल्स आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है एनर्जी का यूनिट। ठीक है, जूल बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। इसको आगे देखेंगे, अभी इस पर मज़ीद बात होगी। एनर्जी के ऊपर अभी एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। छठी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। डेटा, छठी प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी। देखिए, अब इसके लफ्ज़ों पे गौर करें। अब उसने आपसे एनर्जी नहीं बोला है,
एनर्जी की कन्वर्जन नहीं बोली, उसने बोला है कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी। आगे ही नहीं वो वही बात बार बार, इसीलिए मैं आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ ताकि भूल ना जाएं आप। रेस्ट मास, रेस्ट लेंथ, रेस्ट टाइम, रेस्ट एनर्जी, ये चार ही तो चीज़ें हैं यार, बस रिलेटिविटी इन्हीं के गिर्द घूमती है। रेस्ट मास, रेस्ट लेंथ, रेस्ट टाइम, रेस्ट एनर्जी, इन्हीं चार चीज़ों से चार और चीज़ें निकलती हैं। क्या? रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक टाइम। इसी रेस्ट मास, रेस्ट टाइम, रेस्ट लेंथ, रेस्ट एनर्जी को प्रॉपर भी कहा जाता है। प्रॉपर मास, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर लेंथ। समझ में आ रही है बात? तो वो अब आप यह क्लियरली बता रहा है, कैलकुलेट द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट एनर्जी बताइए, किसमें? जूल्स में भी बताइए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताइए, दो चीज़ों में पूछ रहा है। इसका मतलब दो सवाल उसने आपसे यहाँ पर किए हैं। अब इसके डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा क्या पूछ रहा है? एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है ये? रेस्ट एनर्जी, रेस्ट एनर्जी, ठीक है भाई। किस किस के अंदर? ए जूल्स में, बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। तो पहले ए ले लेते हैं। अगर हम जूल्स में इसको फाइंड आउट करना चाहेंगे, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू mc²। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर जो पार्टिकल है कौन सा है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। यहाँ पर ये ध्यान में रखिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना है? 9.109 भी आप लिख सकते हो और 9.1 इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये आपके पास मास आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पुट करेंगे E इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय c, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸8 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जवाब आएगा 8.2 इंटू 10⁻14 जूल्स। अब यहीं से आगे कहानी चलेगी। ए हो गया, अब बी की तरफ, यहीं से शुरू होगा। बी क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बताइए। अब आसान सी बात है ना, अगर हम ये बड़ा यूनिट है, देखें जूल्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, आप कहेंगे आसान सी बात है सर, 2000 ग्राम के बराबर। अगर मैं कहूँ 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, आप कहेंगे 1000 ग्राम के बराबर, ठीक है ना। किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। यहाँ पर हमारे पास जूल जो है वो बड़ा यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। तो 1 जूल जो है, 1 जूल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है? 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसको? ये जो हमारे पास जवाब आया 8.2, इसी का बोल रहा है ना वो। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। 8.2 इंटू 10⁻14 मल्टीप्लाई बाय 6.242 इंटू 10⁻18। तो आपके पास एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कितनी आ जाएगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपकी बुक का जवाब भी है, चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम 7 की तरफ। प्रॉब्लम 7 की तरफ। प्रॉब्लम 7 में आपसे बोल रहा है
कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.98 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लेबोरेटरी सिस्टम। क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और ये इलेक्ट्रॉन जो हरकत कर रहा है इसकी वेलोसिटी वो बता रहा है, वही दोबारा सीधी सीधी वेलोसिटी नहीं बता रहा, बल्कि वेलोसिटी किस तरह से बता रहा है, बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0.98 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करनी है तो 0.98 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ से। समझ में आ रही है बात? तो इसकी वेलोसिटी पता चलेगी। और आपसे काइनेटिक एनर्जी जो है वो पूछ रहा है, तो इसके डेटा की तरफ चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बतानी है आपने, नंबर 2। और आगे आपको इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v किसके बराबर है? 0.98 c के बराबर, 0.98 c के बराबर है। अब देखें मैंने सिर्फ c लिखा है, इसी को मैं आगे कैलकुलेट करूं तो 0.98 c स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है ना, इंटू 10⁻⁸ मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁸ और इस तरह से वेलोसिटी आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, बल्कि अभी इसको इतना ही रख लें, चलें इतने ही रहने दें यार, ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको एज इट इज़ हमने पुट करना, इसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल में देखूँ आपकी बुक में ली गई है, नहीं ली गई, देखते हैं। इसकी वैल्यू ली जाएगी, लेकिन आगे लेंगे हम c की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है, हमारे पास रेस्ट मास कितना है ये हमें चाहिए। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है आपको क्या है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम, ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन में देखें, ये रिलेटिविस्टिक सीन है सारा का सारा, नॉर्मल सीन नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है γ-1 MEc²। ध्यान से देखिएगा ज़रा, MEc², ये Me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MEc², और ये c² जो है स्पीड ऑफ लाइट। आपने देखा मैंने वो नहीं किया, E = mc² मैंने नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक सिस्टम है, ठीक है। तो इसके अंदर इसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, और जब भी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है ना, ये लॉरेंट्ज़ फैक्टर आ जाता है, ये गामा की वैल्यू बीच में आ जाती है लाजमी। और आपको पता है गामा की वैल्यू क्या है हमारे पास? गामा की वैल्यू जो है हमारे पास इसके बराबर है 1/√- v² c², इसके बराबर। तो इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करके यहाँ लिख दें, ठीक है। वन माइनस v² हमारे पास कितनी है? 0.98 c, यही, और नीचे c², ठीक है भाई। वेलोसिटी किसके बराबर है ये देखें ना, 0.98 c के बराबर है ना वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ v की जगह पर मैंने 0.98 c होल² कर दिया, ये अंडर रूट चल रहा है, नीचे c²। अब ये स्क्वायर जो है ये 0.98 भी है, के ऊपर भी है, और ये स्क्वायर जो है ये c के ऊपर भी है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसकी c की वैल्यू नहीं लिखी थी, क्योंकि यहाँ इसका फ़ायदा होगा अभी। अब 0.98 का स्क्वायर क्या निकलेगा? 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.98, तो ये आपका बन जाएगा 0.9604, 0. यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है गामा की वैल्यू?
1 माइनस 0.9604 604 सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है भाई, सी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, नीचे तो ऑलरेडी सी के ऊपर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 0.98 सी लिया था, ताकि यहाँ मैं इसको आसानी से कैंसिल कर दूँ। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर आपके पास गामा की वैल्यू बनेगी 1/1 माइनस 0.9604, और 1 में से माइनस करेंगे जब हम 0.9604 को, तो आपके पास जवाब आएगा 0.0396 0.0396। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास जो गामा की आएगी, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो गामा की आपके पास निकलेगी 5.03 निकलेगी। अब ओरिजिनल फार्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये रहा गामा -1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 सी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हम गामा की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, पुट कर सकते हैं 5.03। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर है गामा की जगह पर 5.03 - 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू सी स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है 3 इंटू 10⁸8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पहले 5.03, इसका जवाब आएगा आपके पास 4.03, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आपके पास जवाब आएगा मल्टीप्लाई बाय 8.2 इंटू 10⁻⁻14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻13 जूल्स, जो कि आपकी बुक में भी मौजूद 3.3 इंटू 10⁻13। ठीक है भाई, बाकी रह गई आपकी 3 प्रॉब्लम्स। ये पार्ट 2 हो गया है। 3 प्रॉब्लम्स जो हैं इंशाल्लाह वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।